नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज अखिलेश यादव बुलंदशहर में एक कार्यक्रम में गए, एक नेता के घर पे गए और वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त एक पुरानी चर्चा को नए सिरे से उजागर कर दिया। ये पुरानी चर्चा है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक थर्ड फ्रंट की, जो पिछले साल सितंबर में नीतीश कुमार की अगुवाई में जिसे लेकर बड़ी चर्चा हुई। वक्त वक्त पर शरद पवार उसके लिए कोशिशें करते हैं। तो आज जब अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि क्या 2024 में बीजेपी के मुकाबले के लिए कोई थर्ड फ्रंट बनेगा, तो उन्होंने गैर बीजेपी तमाम पार्टियों का नाम लेकर, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उसमें गैर बीजेपी कई पार्टियों का नाम लेकर उन्होंने जो मुखर चेहरे हैं केंद्र की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ, उन सभी का नाम लेकर एक इस थर्ड फ्रंट की चर्चा को फिर एक नए सिरे से जन्म दे दिया। पहले आपको मैं सुनाता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और फिर हम थोड़ा उसके आंकड़ों की गणित पर बात करेंगे और फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें, और इस तरह के काम में मैं समझता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में है, नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, केसीआर, ये 4 लीडर्स का नाम लिया और ये चारों लीडर आप जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए जब तक अपनी कोशिशें करते रहते हैं। तो आइए हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि ये अलग अलग राज्यों के ये जो 4 क्षत्रप हैं और अखिलेश यादव को अगर इनके साथ मिलाया जाए तो ताकत बनती क्या है लोकसभा के मद्देनज़र। सबसे पहले तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं वो 5 चेहरे कि अखिलेश यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर। अब ये 5 जो राज्य, जिन 5 राज्यों को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में अगर ये ऊपर नीचे का ग्राफिक्स हटा पाएँ तो शायद हम ठीक से देख पाएंगे कि इन 5 राज्यों में कुल लोकसभा की जो सीटें बनती हैं वो सीटें बनती हैं 262, यानी तकरीबन माफ़ कीजिएगा 227 सीटें बनती हैं इन 5 राज्यों में, यानी जादुई आंकड़ा तो 272 का है लोकसभा में, लेकिन और इनमें बीजेपी की ताकत फिलहाल क्या है, 2019 में उपचुनावों को भी मिला लीजिए तो 126 सीटें, इन 227 में से 126 सीटें बीजेपी जीती थी, यानी तकरीबन 100 सीटें इन 5 राज्यों में। 5 राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों की 227 सीटों में से बीजेपी 101 सीटें हारी थी, 101 सीट हारी थी और 126 सीटें जो है वो जीती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात पर कि ये कॉम्बिनेशन अगर एक साथ इकट्ठा होता है और इन 227 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले में खड़ा होता है तो क्या केंद्र की राजनीति में बीजेपी की सत्ता पलट की कोई संभावना बनती है? और उससे भी ज़्यादा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वहाँ पर क्या रणनीति बनाएंगे? अलग अलग राज्यों में तो बाकी लोग करेंगे, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कबूल अहमद, आज तक .in के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं कबूल और राजनीतिक विश्लेषक हैं। देश भर की राजनीतिक घटनाओं पर कबूल की नज़र रहती है। साथ ही मेरे साथ हैं नावेद शिको साहब, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमीश राय, अमीश आज तक माफ़ कीजिएगा यूपी तक .in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहला सवाल कबूल आपसे, ये 5 नाम पिछली बार सितंबर में भी जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एक गैर बीजेपी मोर्चे की बात हुई थी तो ये 5 नाम ही सबसे ज़्यादा मुखर तरीके से सामने आए थे। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इसकी चर्चा छेड़ी है, तो क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के मद्देनज़र अखिलेश यादव का ये जो नया मूव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो
जाता है? क्या अब वाकई अखिलेश यादव गंभीरता से ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 2024 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी को चुनौती देनी है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर के अपने इन साथियों के साथ हाथ मिलाना होगा, गठबंधन करना होगा, या कम से कम कोई मिलकर रणनीति बनानी होगी? कबूल। कबूल भाई, आप म्यूट पर हैं। 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से विपक्षी एकता की बात हो रही है और खास तौर से जिन 5 चेहरों की हमने बात किया, पांचों अलग अलग राज्य के छत्र हैं। एक दूसरे के राज्य में कोई किसी को ताकत देने की स्थिति में नहीं है। अगर एक दूसरे को ताकत देने की स्थिति में थोड़ा बहुत है तो वो नीतीश अखिलेश को और अखिलेश नीतीश को ही ताकत दे सकते हैं। न ममता उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई असर डाल सकती है, न शरद पवार उत्तर प्रदेश की सियासत में डाल सकते हैं, न ही केसीआर, न ही अखिलेश यादव महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज्यादा असर रखते हैं, न अखिलेश यादव तेलंगाना की सियासत में असर रखते हैं, न अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की सियासत में असर रखते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं वो 5 छत्रप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छत्रप अपने अपने राज्य में तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन एक साथ जो आने की कवायद है वो तो चुनाव के बाद भी हो सकती है, चुनाव के पहले भी हो सकती है। अगर चुनाव से पहले होती है तो मुझे लगता है एक मैसेज देने के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना या भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बन के उभरना वो मुझे संभव नहीं दिखता। अखिलेश यादव जिन 5 राज्यों के नेताओं की बात आज उन्होंने जिक्र किया, 4 नेताओं का, उन 4 नेताओं में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कौन मजबूती दे पाएगा, किसके साथ अखिलेश यादव मिलके भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर पाएंगे, ये थोड़ा सा बहुत शंका का सवाल है मुझे लगता है ये। और जिस विपक्षी एकता की बात खासतौर से शरद पवार या नीतीश कुमार जिन 5 छत्रपों में है, इसमें 2 ऐसे छत्रप हैं जो कांग्रेस इंक्लूडिंग विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन इसमें 2 ऐसे छत्रप हैं केसीआर ममता बनर्जी जो ये कोशिश करती हैं कि गैर कांग्रेसी दलों का विपक्षी एकता होना चाहिए। अखिलेश यादव इन दोनों के बीच में पंडुली की तरह हैं, वो कभी इधर घूमते हैं तो कभी उधर घूमते हैं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं किस विपक्षी एकता के साथ उनको खड़े होना है। अखिलेश यादव कांग्रेस से तो दूरी बनाते हैं, जब बात होती है जो है खासतौर से दिल्ली के अंदर विपक्ष की एकता की बात मीटिंग बुलाई जाती है तो अखिलेश यादव दूर रहते हैं। पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर में जब एक संदेश देने के लिए राहुल के समापन में बुलाया जाता है तो दूर रहते हैं, लेकिन वहीं जाके केसीआर के मंच के साथ मंच शेयर करते हैं। आज शरद पवार के साथ बैठ के वो तमाम ऐसे छत्रपों की बात कर रहे हैं जो अपने अपने राज्य में मजबूत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति में ये थोड़ा सा नहीं दिखता। आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का अलायंस है जिसे महाविकास आघाड़ी के रूप में देखा जाता है। बिहार में क्या कहते हैं बीजेपी को छोड़ के जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में एक महागठबंधन बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता जी अपनी ताकत पे लगातार 2020 के चुनाव के बाद से 21 के चुनाव के बाद से ममता बनर्जी बहुत मजबूत हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को शामिल करके वो अपने दुर्ग को मजबूत करने में जुटी हैं। केसीआर अभी अपना किला बचाने की कवायद में जुटे हैं। तो अखिलेश यादव के साथ यह है कि अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एसेट्स वाला राज्य है, यहाँ पे अखिलेश यादव क्या अकेले या इन छत्रपों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तभी रोक सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका आधार है, जिनका प्रभाव है, उन दलों के साथ अगर वो लेते हैं तभी इस चीज को लेके चुनौती बन सकते हैं। बात आपने किया है 227 सीटों का, खासतौर से इन 5 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं नुकसान होता दिख रहा है तो उसमें बिहार और बंगाल और तीसरा जो है महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 के चुनाव में जो मिली थी, मुझे लगता है उसमें से कुछ घट सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी चुनौतियां हैं। बंगाल में ममता ने जिस तरह से अपने इलाके को मजबूत किया है, वो ऐसे में जहां पिछली बार 17 सीटें जीत के आई थी, वहां उनकी सीटें घटने की संभावनाएं दिख रही है। बिहार में महागठबंधन जिस तरह से मजबूत हुआ है उसे लेकर एक ये माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी वहां
पिछली बार अच्छी खासा प्रदर्शन की थी, उसकी सीटें घट सकती हैं। महाराष्ट्र में तो अपने यहाँ का खुद जो है मूड ऑफ द नेशन में बताया गया है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें किस तरह से घट रही, कितनी बड़ी संख्या में घट रही है, जब एकनाथ शिंदे को लेने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि इन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 126 सीटें जीत के आई थी, उसमें से मुझे लगता है अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। 227 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें घट रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो करीब 70 से 75 सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। 40 से 45 सीटों का इन 3 राज्यों से 4 राज्यों से नुकसान होता दिख रहा है, एक चीज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अगर रोकने का कोई मुझे विकल्प दिखता है तो वो दिखता है वो 208 लोकसभा सीटें जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जहां सीधी लड़ाई है, क्योंकि वही 208 सीटें हैं नीरज भाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। वही सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने 208 सीटों में से 192 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, 16 सीटें अपोजिशन को मिली थी। अगर उन सीटों पे कोई अलायंस बनता है और कांग्रेस अगर मजबूत होती है, तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रुक सकती है। उसमें उत्तर प्रदेश भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 65 सीटें जीती थी, अगर वो घट के 50 के नीचे अगर 30, 35 से 40 के बीच में आती है, तब एक बार मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस दिशा में विपक्षी एकता के अगर कदम बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वो चुनौती देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। हाँ, ये जरूर है, चिंता बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी, वो सीटें मुझे लगता है नहीं घट सकती हैं। पिछली बार आप अगर हम देखें मूड ऑफ द नेशन में हमारे सर्वे में ही था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार से 2019 की तुलना में बढ़ रही हैं, 70 सीटों के आसपास वो पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 में अगर वो 70 के आसपास पहुंच रही है तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे लगता है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। जब तक उत्तर प्रदेश में उसके रास्ते में अगर रोड़े नहीं होंगे, तब तक उसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्षी कवायद की जरूर बात अखिलेश यादव ने कह के एक बार माहौल गर्म कर दिया, लेकिन जिस गठबंधन की वो बात कर रहे हैं, क्या उस गठबंधन के सहारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? ये बड़ी बात है। बिल्कुल नागेश साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम नजरिए से देखें तो भाई महाराष्ट्र में उनका गठबंधन टूट चुका है, तो वहां सीटें घट सकती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, वो टूट चुका है, वहां सीटें घट सकती हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में ममता ने एक तरीके से फिर से अपना जो किला है वो फतह किया, और वहां भी सीटें घट सकती हैं या बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला होगा। तेलंगाना में तो 17 में से 4 सीटें ही हैं, हालांकि बीजेपी कोशिश वहां भी बहुत कर रही है। तो बचता सबसे बड़ा जो स्टेक है वो उत्तर प्रदेश पर ही आके खड़ा हो जाता है। तो अखिलेश यादव इस विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, माहौल गर्म कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास ऐसा कोई प्लान है कि बीजेपी जो मिशन 80 की बात कर रही है उसे घटाकर 64 से 50 पर 45 पर ले आए या और भी कम पर ले आए? उत्तर प्रदेश में आपको क्या स्थिति दिखती है? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का किंग मेकर होता है, ये बात मानना पड़ेगी। यूपी में बीजेपी की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उतनी अच्छी उनकी जीत रही है, और यूपी को पूरे तरीके से कैप्चर भाजपा ने किया। पूरा जनाधार उसने लोकसभा चुनाव में 2 हासिल किया, और यूपी पे सबकी निगाहें रहती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ सीटें हैं। थर्ड फ्रंट की जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थर्ड फ्रंट के साथ में अखिलेश यादव का जुड़ना या उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाना आत्महत्या करने जैसा होगा, क्योंकि ये बात सही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े जितने भी विपक्षी दल हैं, वो अकेले कोई भी ऐसा दल नहीं है जो लड़ सकता है। विपक्षी एकता की जरूरत है, और विपक्षी एकता के नाम पर अगर थर्ड फ्रंट की बात की जाए तो मैं उसको विपक्षी एकता नहीं कहूंगा, वो विपक्षी बंटवारा कहूंगा। क्योंकि आज हालत ये है कि भाजपा से लड़ने के लिए जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उनको एक होने की जरूरत है, तब कहीं मुकाबला कर पाएंगे भाजपा से। नीतीश कुमार जी के जो बयान आए बीच में,
और उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने की बात की। उनके संकेत भी साफ थे कि कांग्रेस साथ में रहेगी, कांग्रेस के साथ में क्षेत्रीय दलों का साथ में मिलजुल के चुनाव लड़ना, इस बात के उन्होंने संकेत दिए थे। उसके बाद एक नया शगुफा शुरू हुआ है। 2-3 राज्यों के कुछ दल इस तरह की बात कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव जी इस तरह के मंचों पे नजर आए और बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यूपी में अगर थर्ड फ्रंट के साथ में समाजवादी पार्टी रहती है तो बहुत बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार होगी और पूरा लोकसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यूपी का नतीजा डिपेंड करता है किसी की हार और जीत के ऊपर। मसला क्या है, ये बात सही है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, सबसे अधिक सीटें उसके पास है, लेकिन ये भी बात सही है कि अन्य विपक्षी दल कमजोर होने की वजह से समाजवादी पार्टी अकेले बहुत मजबूत विपक्षी दल है और उसका अपना जो एक रालोद वगैरह के साथ में जो उनका गठबंधन है वो भी अपने आप में मजबूत है और उसने विधानसभा चुनाव में ये साबित किया कि अकेले वही यूपी में विपक्षी ताकत के तौर पर है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से अखिलेश बात कर रहे हैं, अगर यही बात जैसा कि अभी बात हुई कि थर्ड फ्रंट की सूरत में चुनाव होता है तो यूपी में किसके साथ में, यूपी में उनका सपोर्ट कौन करने वाला होगा, कौन सा ऐसा दल है थर्ड फ्रंट का। भाई आप मान के चलिए कि बहन जी ने कह दिया, मायावती ने कह दिया कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, वो अलग थलग पड़ चुकी हैं, और कांग्रेस है दूसरा विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर माना जाए लोकसभा के नजरिए से, वोट प्रतिशत और सीटों को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय परिवेश में कांग्रेस को राष्ट्रीय दल अकेला है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है और विधानसभा चुनाव में से कहीं अधिक वोट जो है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि सारा जो सत्ता विरोधी वोटर था, जो खेमा था, वो एक हो गया था और उसको लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री की एक मजबूत दावेदारी है, और इसलिए जो समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं भी करते थे और जिनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए है, वो सब आ गए थे और एक बड़ी ताकत तैयार हो गई थी। लेकिन अगर थर्ड फ्रंट के मद्देनजर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का यहां पर कोई सपोर्टर, कोई सहारा नहीं होगा, कोई भी ऐसा दल नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस से वो अलग होगी तो थर्ड फ्रंट बनेगा। दूसरी बसपा ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर उनको कौन सा क्षेत्रीय दल है जिनके साथ में कोई तालमेल करेंगे और मजबूती से लड़ पाएंगे। अब कुल मिला के थर्ड फ्रंट की परिकल्पना यह बताती है कि समाजवादी पार्टी को जो उनका छोटा सा गठबंधन है जिसमें रालोद और अन्य लोग शायद शामिल हो, छोटे छोटे जातिगत जो दल हैं, लेकिन अकेले अगर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा इसलिए होगा क्योंकि जो भी सत्ता विरोधी, भाजपा विरोधी जो भी वोट हैं वो बढ़ जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस के पास 2% वोट आए, क्योंकि लोकसभा है, संभावना जताई जाती है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कहीं ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय दल है। जब कांग्रेस को, क्योंकि जितना भी सत्ता विरोधी, भाजपा विरोधी वोट है, चाहे उसमें मुसलमानों का वोट हो, चाहे पिछड़ों का वोट हो, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट हो, जब वो बंटवारा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी कितनी लोकसभा सीट निकाल पाएगी ये खुद भी सोचा जा सकता है। इतनी बड़ी लड़ाई में अकेले कोई क्षेत्रीय दल अगर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस अलग लड़ेगी तो कांग्रेस के पास, भले ही कांग्रेस भी इस तरह के गठबंधन में उसको निराशा का हाथ सामना करना पड़े, लेकिन यह बात तय है कि कई चुनाव ऐसे हो चुके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां मार्जिन बहुत कम वोटों से हार जीत होती है, 400, 500, 200, 700, 800। ऐसे में अगर सत्ता विरोधी खेमा समाजवादी पार्टी के पास इकट्ठा भी होता है और 20% वोट कांग्रेस काट देती है और कांग्रेस 2000, 10,000, 5,000, 25,000 वोट भी लाती है, तो जाहिर सी बात है कि वोटों का बंटवारा इतनी बुरी तरह से होगा कि कोई ताजुब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी लोकसभा सीटें निकाल ले। लेकिन मुझे बस एक बात मैं और कह दूं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इतने भी अपरिपक्व और इतनी भी बचकानी हरकतें नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है इस तरह के बयान वो कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं अंदर की कि कांग्रेस के साथ जो निगोसिएशन चल रहा है उसमें कांग्रेस
समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में 25 से अधिक सीटें मांग रही है और समाजवादी पार्टी को का मानना यह है कि इनको 10 से ज्यादा कांग्रेस को सीटें ना दे। इस मूल भाव के बीच में अखिलेश यादव शायद दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं तो थर्ड फ्रंट का मतलब यह है कि भाजपा की बहुत बड़ी विजय कम से कम उत्तर प्रदेश में। जी नावेद सर, आपने जो अंतिम लाइन कही उसी से जुड़ा मेरा सवाल अभी मैं लूंगा कबूल भाई आपसे, चूंकि हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं। हमने यूट्यूब पर एक पोल पूछा है, हमने दर्शकों से पूछा है कि क्या अखिलेश का MNSK फॉर्मूला हिट होगा। जो दर्शक हमसे देश से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, ये MNSK फॉर्मूला में जो M है वो ममता बनर्जी हैं, जो N है वो सॉरी नीरज सर, आप इस फॉर्मूले को एक बार रिपीट करेंगे क्या? जो M ममता बनर्जी, N नीतीश कुमार, S शरद पवार और K KCR। वो नीतीश का नाम मेरे जबान पर आ ही नहीं रहा था। बेसिकली अखिलेश यादव ने आज एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट की कवायद की तरफ एक बार फिर से इशारा किया। कबूल भाई, मैं आपके पास आऊंगा। जो नावेद सिको सर बोल रहे थे, अंतिम लाइन जो उन्होंने अपनी बात की कही कि अखिलेश यादव की ये सारी कवायद कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रही है कि वो कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये इसी बात से जोड़कर मैं ये अपने दर्शकों के लिए सवाल लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा होगा, और चूंकि मायावती अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो किसी लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, और हमने देखा विधानसभा चुनाव में कि एक बड़ा चंक जो है वो जो मायावती का वोट शेयर है वो बीजेपी लेकर गई, लेकिन उसका एक हिस्सा अखिलेश यादव को भी मिला। ये इसलिए मिला क्योंकि विपक्ष की जो हम लोग देख रहे हैं कि एक भारत में चाहे किसी राज्य का चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव ले लीजिए कि सत्ता पक्ष का वोट है और विपक्ष का वोट है, ये एकदम कंसोलिडेट होकर पड़ रहा है। जिसको विपक्ष का वोट है, जो जनता को लग रहा है कि ये बीजेपी को हरा देगा, उसी के पास एक मुश्त जा रहा है। जब अखिलेश इस छवि को धारण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उस छवि में कांग्रेस को साथ लाने में क्यों हिचक रहे हैं? वो जो दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं, कहीं वो उनकी उस छवि पर तो चोट नहीं पहुंचा रहा है कि जो वो विपक्ष का एक केंद्र बिंदु बनकर बैठे हुए हैं। जब वो इस तरह की बात करेंगे तो लोगों को तो समझ में आएगा, कांग्रेस को तो समझ में आ ही रहा है, लोगों को भी तो समझ में आएगा कि विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो रहा है। नावेद सिको साहब जो बात कह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में तो नुकसान अखिलेश का भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अमीश भाई कि जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश का भर का चुनाव जो है वो बहुत पैटर्न बदल चुका है। अभी दारा शिको भाई हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, विधानसभा के पैटर्न की बात कर रहे थे कि जब लोकसभा की बात आती है तो कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, निश्चित तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बदल चुकी है। कांग्रेस 2009 की कांग्रेस और 2024 की कांग्रेस में बहुत अंतर है। 2009 की कांग्रेस, जिसको हम सब लोग जिस नजरिए से देखते हैं कि कांग्रेस की प्रासंगिकता को लोकसभा में आंका जाता है, वो 2009 का चुनाव है, जब कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करती और अकेले लड़ती है तो 22 सीटें। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जब कांग्रेस 22 सीटें जीती थी, जब उसकी प्रासंगिकता दिखी थी, तब जो है 4 कोड़ी चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ था। सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट हुई थी। तब जो है कांग्रेस जो है इस तरह की जीतने की स्थिति में, तब कांग्रेस के साथ अपर क्लास का भी वोट था, मुसलमानों का भी एक बड़ा सा वोट था, और थोड़ा थोड़ा उसके पास अलग अलग जातियों का भी था। उस वक्त आरएलडी के साथ उसका गठबंधन। फ्रेम फ्रीज हो रहा है जी। हेलो, आरएलडी का भी वोट उसके साथ था। तब कांग्रेस अच्छा थी। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर में पड़ी हुई है। उसके अंदर उसका वोट परसेंटेज जो है घट के 2% से 2.5% के आसपास आ गया है। कांग्रेस आज अमेठी जैसी सीट अपनी गंवा चुकी है। रायबरेली में सांसें गिन रही है कांग्रेस। आज कांग्रेस के पास जो उसके पास नेता थे, वो सब नेता उसकी पार्टी छोड़ के जनाधार वाले चले गए हैं। पार्टी के संगठन से लेके तमाम ऐसे नेता हैं जिनका अपना कोई सियासी जनाधार नहीं है, दूसरे दलों से आए हुए हैं,
वो पार्टी के खेवनहार हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रासंगिकता में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और वो जगह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी उसकी जगह को कब्जा रही। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ लेने से या उसके साथ खड़े होने में वो इसलिए कतरा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो पूरी सियासत है और पूरा आधार है वो कांग्रेस के वोट बैंक पे टिका हुआ है समाजवादी पार्टी का। अगर ऐसे में वेंटिलेटर पड़ी कांग्रेस को अगर वो ऑक्सीजन दे देते हैं और दोबारा से उसके अंदर सांसें उभर जाती हैं तो कल के वो समाजवादी पार्टी के लिए ही काल बन जाएगी। और मुझे लगता है अखिलेश यादव इसी डर इसी संभावनाओं के चलते समाजवादी पार्टी जो धीरे धीरे जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में 12 से 10% से 12-15% वोट पास रही थी, तब मुझे लगता है उसको धीरे धीरे 2% पे आ गई है। अब दोबारा से कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस खड़े होने का मतलब है मुस्लिम वोट चले जाना, ब्राह्मण वोट जुड़ जाना, थोड़ा सा दलित वोट भी चले जाना। तो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि जहां पे वो खड़े हैं उस जगह पे कांग्रेस को दोबारा से जिंदा किया जाए, और क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष जो वोट बीजेपी को जिताना चाहता है वो बीजेपी के साथ खड़ा है, जो बीजेपी को हराना चाहता है वो आज समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी इसी प्रासंगिकता को जो जिस पैटर्न पे 2022 के चुनाव लड़ी थी उसी पैटर्न पे लड़ना चाहती है। इसीलिए किसी भी सूरत में न वो मायावती के साथ गठबंधन करने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि मायावती तो मना ही कर चुकी हैं। कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस साथ एक विकल्प बन सकता है, ऐसे में वो कांग्रेस को दोबारा से संजीवनी नहीं देना चाहते हैं, उसकी बात करके उसके साथ खड़े होके हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि वो रायबरेली अमेठी जैसी सीटें छोड़ सकते हैं। एक बात जरूर कही जा रही है कि कांग्रेस के साथ अलायंस की बातें हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस जब भी बात करती है वो अपने नेशनल परिप्रेक्ष्य में बात करती है, अपने आप को बड़े भूमिका के तौर पे देखती है। आज भी वो 80 वाली कांग्रेस को समझ के और उस समय की बात करती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हकीकत में कांग्रेस इस तरह। और जो चुनाव है दरअसल कांग्रेस तभी जिंदा हो सकती थी जब मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा हो। मुझे लगता है वो चीज होती दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ये जान रहे हैं कि कांग्रेस को दोबारा से जिंदा करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो मुझे लगता है उस कवायद में अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग छत्रपों के साथ खड़े हो रहे हैं, ना कि वो कांग्रेस के इंक्लूडिंग गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं। जी नावेद सिको सर, जैसा कबूल भाई कह रहे थे कि कांग्रेस को साथ लेना यानी अखिलेश यादव के लिए वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा, क्योंकि उनकी सियासत और कांग्रेस की सियासत दोनों एक विपरीत ध्रुव पर खड़ी, और जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे समाजवादी पार्टी मजबूत होती गई। लेकिन सर मेरा एक इससे थोड़ा सी मेरा एक अलग राय ये है कि जैसा हम लोगों ने चुनाव देखा 2017 का, 2022 का, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कभी 37% वोटों की पार्टी नहीं रही, और 2022 में सांगठनिक स्तर पर अखिलेश यादव ने कोई ऐसा चमत्कार भी नहीं किया कि वो 37% की पार्टी हो जाते। उनकी पार्टी मैक्सिमम, मुझे लगता है कूल भाई मुझे करेक्ट करेंगे, कि 30% के करीब उनका 2012 में वोट शेयर रहा, वो मैक्सिमम था, और तब 222 सीटों के करीब समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। यानी ये बात है कि विपक्ष जो है, विपक्ष का जो वोट है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, अगर हम मान के चले कि 70% पोलिंग होती है, 65% पोलिंग होती है, तो उसका जो आधा कह ले या मतलब 1/3 हिस्सा या 1/3 से थोड़ा अधिक जो सत्ता के विपरीत पड़ रहा है, वो एक आदमी को तो पड़ रहा है जिसके विनेबिलिटी जिसकी ज्यादा नजर आ रही है, उसके साथ वो वोट जुड़ रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो उनका काडर वोट है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वो कांग्रेस का वोट हो, लेकिन उसे लग रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी अच्छा कर रही है, उसे बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को दे रहा है। अगर वो बसपा का वोटर है, अगर उसको लग रहा है कि बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को दे रहा है। इसमें अखिलेश को बिना मेहनत वो वोट मिल रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि विपक्ष का जो वोट है वो ये चाह रहा है कि बीजेपी सत्ता में न रहे। लेकिन अखिलेश जब इस तरह की कवायद करते नजर आ रहे हैं, खास करके 2024 के चुनाव के लिए, 2027 तक तो ये बात ठीक थी, क्योंकि लोगों को पता था कि 2022 में
कांग्रेस कोई प्लेयर नहीं है। भले प्रियंका गांधी इतना अच्छा कैंपेन चला रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन लोगों का दिमाग साफ था कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो अखिलेश यादव है। लेकिन ये स्थिति क्या 2024 में है? क्या उत्तर प्रदेश का मतदाता स्पष्ट हो चुका है कि 2024 में यूपी में सिर्फ अखिलेश ही बीजेपी को टक्कर दे रहा है? या अखिलेश किस तरह की रणनीति फिर वो संदेह के बादल को क्रिएट कर रही है, जहां मतदाता और दिग्भ्रमित होगा, क्योंकि देश भर में तो उससे कांग्रेस लड़ती नजर आ रही है। अभी राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर भी एक टिप्पणी कर दी, जिससे वो उत्तर प्रदेश में चर्चा में आ गए हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हो सकता है 2-3 रैलियां प्लान करें राहुल गांधी और कांग्रेस, उस तरीके से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा प्लान की गई थी। जैसे प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन प्लान किया था, एक कैंपेन लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस प्लान करी। वैसे में अखिलेश क्या करेंगे? फिर कैसे वो जनता को बताएंगे कि वही विपक्ष की धुरी है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है और अखिलेश यादव के लिए और सारे विपक्षी दलों के लिए ये बहुत मुश्किल दौर है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी वोटर ने कोई चीज तय नहीं की है। अभी ये लगता है, और जो बयानबाजी राजनीतिक दलों की है, ये सब जैसे कहा जाता है कि प्यार में और मोहब्बत में हाँ को ना और ना को हाँ समझा जाता है, तो इधर करीब 6 महीने ये मान के चलिए कि जो बयान आ रहे होंगे उसके ऊपर कतई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई किसी पे दबाव बना रहा है, कोई माहौल बना रहा है, लेकिन अंत में क्या होता है ये कोई अभी सोच भी नहीं सकता है। कौन किसके साथ आ जाए, कैसा गठबंधन हो जाए, कौन अकेले लड़े, कौन साथ में मिलके चले, ये सारी चीजें अभी तय ही नहीं है। क्योंकि जब पूरे देश का जो एक माहौल की जो एक फिजाएं नजर आती हैं, उसके बाद ये सारी चीजें तय होती हैं। कौन किसके साथ आ रहा है, कौन कितना मजबूत है, किसका कितना अभी, क्योंकि कई चुनाव होने हैं, इस बीच में कई लोगों का एक शक्ति प्रदर्शन सामने आएगा। जैसे अखिलेश यादव का ये शगुफा शुरू हुआ अगड़ा और पिछड़ा का, उसमें वो कितना अपना प्रभाव जमा पाते हैं, उनका जनाधार उनकी तरफ कितना आ रहा है, पब्लिक का रुख क्या है, क्या सचमुच पिछड़े जो हैं वो अपर कास्ट से नाराज है, क्या सचमुच पिछड़े जो है सत्ता से और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। ये सारी बातें अभी एक माहौल पैदा किया जा रहा है, अभी सींचा जा रहा है, बीज डाले जा रहे हैं, लेकिन फसल का अभी एक तस्वीर सामने नहीं आ रही है। ये तस्वीर आने में करीब 6-7 महीने लग जाएंगे, उसके बाद ये तय होगा। और अभी जो बयान आ रहे हैं, ये सारे बयान जो है, इनके ऊपर कतई भी कोई जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें जो है अमली जामा पहने या सब जमीन पे नजर आए। सब कुछ पलट सकता है। सारे बयान जो है दबाव के ऊपर और माहौल बनाने के लिए हो सकते हैं। सच्चाई क्या है, जहां तक हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की एक सबसे बड़ा सच जो है, तमाम सच है, जो सारी बातें हो रही हैं सब सच बातें हैं, सब प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन एक सच ये भी कि समाजवादी पार्टी भले ही बहुत बड़ा दल हो, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास में सारा वोटर है, सत्ता विरोधी वोटर आ जाता है, ये सोच के कि कोई दूसरा दल नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि आज समाजवादी पार्टी के पास में गैर मुस्लिम जन समर्थन या गैर मुस्लिम वोटर जो है वो 15% के आसपास है, या उससे कुछ ज्यादा हो सकता है, जिसमें यादव और गैर यादव पिछड़ा वर्ग है। ये मोटा मोटा ये बातें समझ में आती है। 18 से 20% जो सबसे बड़ा बल्क वोट है वो मुस्लिम वोट है। जो समाजवादी पार्टी को जो इतना बड़ा जन समर्थन मिला, भले ही वो हार गए, इतना बड़ा वोट प्रतिशत मिला, उसकी ये वजह थी कि मुस्लिम वोट बटा नहीं, लगभग बटा नहीं, जबकि आमतौर से समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक हर चुनाव में लगभग मुस्लिम वोट पड़ता है, लेकिन कुछ कांग्रेस के पास जाता है, बसपा के पास भी चला जाता है। लेकिन इस बार इकट्ठा मिला और इस बल्क वोट पे सबकी नजर है। मुस्लिम समाज ये तय कर चुका है, मुस्लिम समाज में तमाम सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए भारतीय जनता पार्टी और तमाम पसमानदा और ये सारी योजनाएं और सब बात, सबका साथ सबका विकास की बात करें, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में कोई टूट नहीं हो रही है। मुस्लिम समाज के अंदर एक जज्बा इस तरह का है कि हम किसका जनसमर्थन ऐसा करें जो भाजपा को हरा पाए या हमारा वोट कहीं बटे नहीं। ये जो एक माइंडसेट बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की तादाद बहुत बड़ी है, जो समाजवादी पार्टी की ताकत है। ये बात सही है कि कांग्रेस कल और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। ये बात भी सही है कि 2% की हैसियत वाली कांग्रेस लोकसभा में 8 गुना वोट भी बढ़ा लेगी, तब भी भाजपा के करीब जाने की हैसियत नहीं होगी, क्योंकि अब चुनाव 40, 45 और 50% वोट के बराबर होता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि 30% पर, 28% पर, 26% पर, 32% पर जीत जाएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला, सारे दल कमजोर पड़ गए और नेट टू नेट लड़ाई होती है लगभग। तो किसी
एक विपक्षी दल को या एक विपक्षी गठबंधन को ताकत दी जाती है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट, और मुस्लिम वोट की बात एकजुट मुस्लिम वोट, जो विधानसभा में प्रदर्शन हुआ और सपा की अच्छी सीटें और अच्छा वोट पड़ा, एकजुट मुस्लिम वोट पड़ा, वो वोट मुझे नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी, हमारा मानना यह है कि कांग्रेस को लेकर मुस्लिम समाज में एक धारणा बन गई है कि कांग्रेस कम से कम भाजपा से लड़ने के लिए निडर होके बोलती है। राहुल गांधी कम से कम जमीन पे नजर आए, कांग्रेस की तरफ से हमले किए जाते हैं लगातार, उस तरह के हमले किसी डर से या किसी वजूहात से सपा नहीं कर पाती है। सपा की ये मजबूरी है कि वो मुस्लिम समाज की हमदर्दी की बात भी नहीं कर पाती है, हालांकि उसकी वो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली ही है। लेकिन मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि राष्ट्रीय परिवेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा से लड़ सकती है, या उसका कई राज्यों में कम से कम जनाधार है, और वो कहीं न सरकार बनाने में या सरकार में भागीदारी को लीड कर सकती है। ये सारी चीजें, और दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ थोड़ी बहुत निगेटिविटी जो हो गई है कि हमारे समाज के लिए उन्होंने किया नहीं, बुलडोजर चल गए, बोले नहीं, ये तमाम जो चीजें हो गई हैं, तो उससे मैं फिर यही कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के साथ में इस माइनॉरिटी वोट का एक बहुत बड़ा समर्थन है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कांग्रेस के पास 10% वोट भी कट गया, 10% मुस्लिम वोट भी कांग्रेस की झोली में, हालांकि इस बार विधानसभा में बिल्कुल वोट नहीं आ पाया था मुस्लिम वोट, लेकिन लोकसभा में अगर 10-15% भी बंटवारा हो गया तो बहुत नीचे समाजवादी पार्टी आ जाएगी, क्योंकि लोकसभा में बड़ी लड़ाई होती है और बहुत बड़े लेवल पे होती है। वहां पर अगर ये बल्क वोट इनको नहीं मिला मुस्लिम, तो ये खाली यादव और गैर यादव पिछड़ा वर्ग और दलितों की उम्मीदों से ये अकेले मुझे नहीं लगता है कि 2-4-5 सीटें भी जीत सकती है समाजवादी पार्टी। और वोट बंटवारा 10%, मैं बार बार कह रहा हूं, वोट बंटवारा 10% भी हो गया माइनॉरिटी वोट का, तो समाजवादी पार्टी धड़ाम से नीचे आ जाएगी और कांग्रेस का भी कोई भला नहीं होगा, लेकिन बल्ले बल्ले होगी भाजपा की। जी सही कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले हमारा जो मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे सी वोटर का एक सर्वे हुआ था, उसमें इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में 70 बीजेपी को दिखाई जा रही थी। लेकिन हमने कांग्रेस की बात की कबूल भाई, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात को थोड़ा नए सिरे से करना चाहता हूं कि 303 सीटें 2019 में बीजेपी गठबंधन ने जीती, उसमें से 262 सीटें सिर्फ 12 राज्यों में जीती थी। कोई पैन इंडिया फुटप्रिंट्स नहीं है, सिर्फ 12 राज्यों में 262 सीटें जीती। अब आइए अगली बात पर, उन 12 राज्यों में से आप उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो 9 राज्यों में या तो कांग्रेस सीधे बीजेपी के मुकाबले में है, या फिर कोई ना कोई गठबंधन, जैसा बिहार में है गठबंधन, या फिर महाराष्ट्र में है गठबंधन के जरिए बीजेपी के मुकाबले में है। कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ऐसे 7-8 स्टेट तो ऐसे हैं जहां बीजेपी अपने उरूज पर है और वहां उसका मुकाबला कांग्रेस से है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस को माइनस कर देते हैं इस बीजेपी के खिलाफ बनने वाले फ्रंट से, तो फिर तो ये अगर केसीआर अपने राज्य में जीत भी ले, ममता अपने राज्य में जीत भी ले, तो बीजेपी तो उसके अलग 300 सीटें लेकर खड़ी हुई है बाकी बचे हुए राज्यों में। ये तो 227 ही है ना सीटें, तो बीजेपी बाकी जगह पे खड़ी हुई है। ऐसे में चाहे जो भी हो, कांग्रेस को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चलते कितना नकार पाएंगी ये पार्टियां जब अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। अखिलेश यादव के संदर्भ में अगर ये बात करें हम, देखिए नीरज जी, मैं पहले ही अपने उसमें सेगमेंट में मैंने ये बात कही थी कि 208 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई सीधी होती है। उन राज्यों में क्षत्रपों का कोई आधार नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, गुजरात हो। इन राज्यों में खासतौर से जो लड़ाई है वो कांग्रेस और है। लेकिन दरअसल बात अब उत्तर प्रदेश के हम संदर्भ में भी कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर अलायंस इन राज्यों में भी नहीं होता है, अगर कांग्रेस को बैकअप सपोर्ट होता है, तो मुझे लगता है अगर ये सपोर्ट भी अगर ये यूनिटी भी होती है, तो मैं यही कहता हूं कि क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संजीवनी दे पाएंगे? क्या राजस्थान में अखिलेश यादव दे पाएंगे? मुझे लगता है नहीं।
दरअसल कांग्रेस को जो अगर जो जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी से सीधी फाइट है, अगर वहां कोई ताकत दे सकता है तो वो मायावती ही है। मायावती के पास इन राज्यों में अपना वोट है, अपने समुदाय का अच्छा खासा आधार है। उन राज्यों में बसपा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो राजस्थान हो, इन राज्यों में छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में उसके पास अपने विधायक भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, सांसद भी बनते रहे हैं, और दलितों का अच्छा खासा वोट है। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश के बजाय इन राज्यों में जहां पे बीजेपी बनाम कांग्रेस की फाइट है, अगर वहां कांग्रेस के साथ मायावती खड़ी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उन जगहों पे जो 208 लोकसभा सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बन सकती है। लेकिन अखिलेश यादव अगर खड़े होंगे तो मुझे लगता नहीं। लेकिन अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लेते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा फायदा होगा। खासतौर से जो वोट कांग्रेस के साथ जा सकता था, वो कांग्रेस के साथ फिर मतलब ऐसा इंडिविजुअल ना जाके वो उनके साथ खड़ा रहेगा। अब बात आती है कि यादव मुस्लिम की। मैं अभी इसी बीच जब अभी हमारे नावेद भाई बोल रहे थे तो मैं उसी समय थोड़ा सा कुछ प्रिंट कर रहा था, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में नीरज भाई 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां खाली यादव और मुसलमान अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो वो सीटें आसानी से जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। 10 सीटें खाली यादव मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूं, 10 से 12 सीटें, जिसमें आप मैं आपको नाम सहित गिना दे रहा हूं। जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बदायूं, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद, लालगंज, फिरोजाबाद, संभल जी, वो सीटें हैं जहां यादव मुस्लिम जो है, और एक सीट जो है वो कुशीनगर के पास है। तो मुझे लगता है कि जहां से जो है वो एक यादव सांसद हुआ करते थे, मैं थोड़ा सा भी ध्यान से नाम बोल रहा हूं, तो ये वो सीटें हैं जहां यादव मुस्लिम ही जो है अगर एक साथ ईमानदारी के साथ दोनों एक मजबूत खड़े रहते हैं तो इन सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। उसमें एक सीट अमेठी भी रख सकते हैं नीरज भाई। अमेठी में भी यादव और मुसलमानों की संख्या बड़ी अच्छी खासी। अब बात आते हैं जाट और मुस्लिम की। ऐसी 6 सीटें हैं जहां जाट और मुसलमान अगर एक साथ खड़े हो जाएं ईमानदारी के साथ, तो 6 से 7 सीटें हैं जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, कैराना जैसी सीटें हैं। अगर इन सीटों पे ये चीजें बनती हैं, और मथुरा अगर ये बन जाता है तो यहाँ पे ये सीटें मिला के करीब हो जाती हैं 18 से 20 सीटें नीरज भाई। जहां पे अगर कोई और थोड़ा बहुत वोट मिलता है, अतिरिक्त वोट मिल जाता है 2-4-5% सत्ता विरोधी, कोई भी भारतीय विपक्ष को हरा नहीं सकता। और यहाँ पे ये सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती विपक्ष बन सकता है, अखिलेश यादव का खासतौर से अलायंस। अब बात आती है दूसरी की, तो अगर हम 2022 के चुनाव को देखें, ऐसी 25 सीटें हमें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस भी इसके साथ आ जाएगी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन सकता है। लेकिन जिन सीटों का आपने जिक्र किया है वहां पे अखिलेश यादव उनके लिए इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकते हैं कांग्रेस के लिए, जितनी बड़ी ताकत मायावती बन सकती है। तो ये चीजें, 2 चीजें दिख रही हैं। एक बात और मैं नीरज भाई इसी के साथ कहूंगा, दरअसल वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश की सियासत से कांग्रेस का आधार जिस तरह से कमजोर हुआ है, मुझे लगता है अखिलेश यादव उसे दोबारा से संजीवनी नहीं देना चाहते। थोड़ा सा अगर खाद पानी दे के अगर जिंदा कर दिया तो कल तो उन्हीं के लिए खतरा बनेगी। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि जितनी कांग्रेस कमजोर हुई है, सपा उतनी ही मजबूत हुई है। जी बिल्कुल। आप म्यूट पे चले गए थे शायद कबूल भाई। 1990 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन लिया था तो कांग्रेस ने दिया था नारायण दत्त तिवारी। इसीलिए मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी नारायण दत्त तिवारी का एहसान मानते रहे। वो गलती कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता आज भी पछताते हैं और कहते हैं कि अगर वो नारायण दत्त तिवारी समर्थन नहीं दिया होते तो कांग्रेस का वजूद न होता। उसके बाद 1996 में कांग्रेस का बसपा से अलायंस करना उत्तर प्रदेश में वो होगा। और उस वक्त राम मंदिर आंदोलन में खासतौर से को मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा के जो मुसलमानों की सिंपैथी जुटी और मुल्ला से मुल्ला मुलायम बने। मुझे लगता है वहीं से कांग्रेस को धीरे धीरे कमजोर होती गई और आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे है। अब मुझे लगता है अखिलेश यादव नहीं चाहते, वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर हमारे साथ आती है तो थोड़ा बहुत असर करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस जिंदा हो गई तो मुझे लिए बहुत बड़े नुकसानदेह होगी।
इसीलिए अखिलेश यादव कांग्रेस को दोबारा से खड़े होने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि वो देखिए 2019 की तरह अमेठी और रायबरेली सीट उनके लिए छोड़ सकते हैं। अगर दूसरा विकल्प बनता है तो वो शहर सीटें जो खासतौर से शहरी सीटें हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी का अपना कोई आधार नहीं है, अगर कांग्रेस को समर्थन दे तो हो सकता है इस तरह के कुछ रास्ते बन जाएं। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल उनकी कोशिश यही है कि जिस तरह से ममता अपने राज्य में मौजूद है, केसीआर अपने राज्य में मजबूत हैं, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की धुरी बने रहें, विपक्ष का पूरा आधार हमारे समय सिमटा रहे, चारों जो भी है वोट भी है, सत्ता विरोधी वोट भी, तो हमारे आसपास रहे। तो इसीलिए वो दोबारा से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सियासत में खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस से बच रहे हैं। और क्योंकि इस बचने का भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के जिंदा होने का मतलब समाजवादी पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू होना। बिल्कुल। तो नावेद साहब, ये तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन हो जाती है उत्तर प्रदेश यहाँ पर, जिस पर सबसे ज्यादा दारोमदार है, 80 सीटें हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव कांग्रेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मायावती कह रही हैं मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो जब ये मुख्य पार्टियां ही अलग अलग उस पर खड़ी हो जाती हैं, राहुल गांधी ने भी ये कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का कोई राष्ट्रीय आधार नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है और उन्हें उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर तो ये एक तरह का वॉकओवर है ना। फिर तो ये सारी कवायद जो बार बार थर्ड फ्रंट को लेके या गैर बीजेपी विपक्षी एकता को लेकर जो बातें होती हैं, तो फिर वो तो कोई अमली जामा पहन ही नहीं पाएंगी ऐसे 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 हालात में। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में और दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम अधिक से अधिक लगभग सभी सीटें निकाल लेंगे। और अगर यही स्थिति रही तो कोई ताज्जुब नहीं है कि भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिल जाए। देखिए, दो बातों को हम लोगों को दोहराना चाहिए इस चर्चा में। भाजपा विरोधी मोर्चा और फ्रंट बनने की बात के जो इशारे दो बड़े नेताओं ने किए हैं अब से महीना भर, 2 महीना 2.5 महीने पहले, नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों के इशारे जो थे वो इस बात के थे कि हम अलग अलग बयानों को अगर देखिए कि भाजपा के खिलाफ हम सब एक हो जाएंगे, और जहां पर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच ईगो का सवाल है, तो उस ये अप्रत्यक्ष रूप से ये बातें निकल के आई थी उनके बयानों को अगर पूरे तरीके से उसको देखा जाए कि जो क्षेत्रीय दल जिनका वर्चस्व है हम उनका सम्मान करेंगे, वो उनको मौका देंगे, और जहां पर हमें मिक्स एक कॉकटेल गठबंधन बनाने की जरूरत है वहां वो करेंगे। और जरूरत इस बात की कि कांग्रेस और थर्ड फ्रंट ये अलग नहीं होगा। ये इशारा किया था नीतीश कुमार के बयानों ने, और राहुल गांधी के बयानों ने भी इस तरह का इशारा किया था, खासतौर से यूपी को लेकर भी, कि अगर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी यहां पर है, उसका बड़ा जनाधार है, तो हम इस बात को देखकर ही गठबंधन में अपनी सीटों की डिमांड करेंगे। ये सारी बातें अगर वो बातें आगे बढ़ती या क्षेत्रीय दल उस बातों को आगे बढ़ाते या उस तरह का माहौल बनाते, तब तो ये कह सकते थे कि हाँ, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो चीजें, वो इशारे जो है वो प्रैक्टिकल जमीन पर किसी भी तौर पे नजर नहीं आ रहे हैं। ये भाजपा के लिए अच्छा है, विपक्षी दलों के लिए ये एक बड़ी वीकनेस दिख रही है, अभी तक तो दिख रही, हो सकता है अब क्या हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि मायावती ने बिना किसी वजह के, बिना किसी मौसम के, बिना किसी सवाल के बाकायदा ये कह दिया कि हम अलग थलग रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये बात जो है, एक तो वो, मैं फिर यही कह रहा हूं कि जो इशारा नीतीश कुमार राहुल गांधी ने किया था ऑल वाला, कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ में मिलेगी, आपस में अच्छा सामंजस्य बनाएगी और हम सब मिलजुल के लड़ेंगे, उस पर वो जमीन पर जरा सा भी नजर नहीं आ रहा है। और उसको डिस्टर्ब करने वाले दो नेता हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, जो उसके खिलाफ लगातार बाकायदा बोल रहे हैं। जैसा कि मायावती जी ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं आने वाले भैया, एक चीज, जैसा कि अखिलेश ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बने तो बहुत अच्छा होगा, उस बात की हम परिकल्पना कर रहे हैं। तो ये सारे बयान जो है ये वाकई भाजपा को बहुत राहत देने वाले हैं, और ये बात ये तय कर रहे हैं कि सचमुच भाजपा से मुकाबला होना बड़ा मुश्किल है, उसके करीब भी जाना बहुत मुश्किल है। कुबुल भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर थर्ड फ्रंट हो या ऑल हो, उसमें बसपा का बड़ा रोल रहता है। बसपा का भले ही बहुत बुरी स्थिति हो गई हो, लेकिन यूपी में आज भी उसका एक जनाधार है, और अदर्स स्टेट में
क्योंकि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी हैं और हर जगह उनका एक वर्चस्व, किसी भी गठबंधन में किसी भी रोल में उनका एक रोल रह सकता है और वो भाजपा के लिए घातक हो सकता है। बहन जी की एक शिकायत भी रही है, राष्ट्रपति चुनाव के समय भी उन्होंने कही थी, अक्सर वो कहती रहती है कि जब भी भाजपा के खिलाफ कोई भी गोलबंदी होती है, कोई भी फ्रंट की बात होती है, तो जो बड़े नेता हैं जो इसकी अगुवाई कर रहे होते हैं, या ये बात लगभग तय होती है कि ये अगुवाई करेंगे, ये रूपरेखा तैयार करेंगे, वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं, मुझे महत्व नहीं देते। एक बार तो एक बयान उनके एक प्रवक्ता ने यह भी कह दिया था कि बसपा किसी भी फ्रंट के साथ आ सकती है, गठबंधन के साथ, बशर्ते बहन जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ये बात तो बहुत अलग हो गई, लेकिन बहन जी ने ये राष्ट्रपति चुनाव के समय भी कहा था कि हमें अहमियत भी नहीं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बहन जी भाजपा को जिताने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा रोल अदा करती है जिससे भाजपा सफल हो और विपक्षी दल कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ ये बात में भी दम है कि बहन जी ये कहती है कि हमारा अगर जनाधार खिसक गया है, अगर हमारा मुस्लिम दलित वोट भाजपा ले गई है और थोड़ा बहुत जो हमें मुस्लिम मिलता था वो सब समाजवादी पार्टी ले गई है, हम कमजोर हो गए हैं, तो हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा ही नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जो गोलबंदी हो रही है खासतौर से भाजपा के सरकार के खिलाफ हो रही है, उसमें अगर उनको ऑफर, चाहे वो राहुल गांधी ऑफर करें, चाहे नीतीश कुमार करें, या जो भी अगुवाई करने वाले लोग करें, थर्ड फ्रंट के मद्देनजर भी बहन जी का रोल बड़ा हो सकता है। कई स्टेट्स में उनका कहीं ना कहीं वोट शेयर हो सकता है। यूपी में जो हम लोग बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी अकेले जो है वो बहुत कमजोर हो सकती है क्योंकि वोट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ में कोई थर्ड फ्रंट के मद्देनजर भी होता है तो यूपी में एक अच्छी लड़ाई हो सकती है। और पूरे देश में बहन जी के लिए, बसपा के लिए कुछ सीटें, अधिक से अधिक सीटें, अगर वहां पर जहां पर बहुत अच्छा बसपा सीटें नहीं भी निकाल सकती है लेकिन कुछ ज्यादा उसको सीटें मिल जाती हैं, तो ये बात तय है कि इसमें भाजपा का नुकसान होगा। और बहन जी मायावती के अंदर वो जो जोश है दलित वोट को इकट्ठा करने का और उनके लिए काम करने का, वो जब उनको मौका दिया जाएगा, उनको सीटें दी जाएंगी, उनको सम्मान दिया जाएगा, और अगर तमाम उनको ऑफर देने के बाद भी वो अलग थलग रहती हैं तो इस बात ये टैग लग जाएगा कि हाँ सचमुच ये भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है और ये किसी भी एकजुटता को तोड़ रही है, ये भी बात तय हो जाएगी। लेकिन दोनों की तरफ से कमी है। एक तो मायावती की तरफ से कमी है कि वो किसी भी विपक्षी एकता में बिल्कुल अलग थलग हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी एकता की दावेदारी करते हैं वो बसपा को उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं जितनी देना चाहिए। जबकि जब कबूल भाई ने कहा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बसपा का हर जगह वोट है और वो प्रभावित करने वाला है, ये बात भी तय है कि बसपा के वोट से आज बीजेपी जानदार हुई है। अगर घर वापसी होती है दलितों की, बसपा की ही साथ हो जाती है, तो मान के चलिए 5-7-10% भी घर वापसी हो जाती है तो खुद ब खुद भाजपा कमजोर हो जाएगी और विपक्षी दल मजबूत हो जाएंगे। तो ये बसपा वाला रोल जो है उसको हम राष्ट्रीय परिवेश में नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात भी तय है कि ये मान के अभी नहीं बैठा जा सकता है कि मायावती अलग थलग ही रहेगी, क्योंकि कई ऐसी, मुलायम सिंह और मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं है, जो कह देते हैं वो राजनीतिक परिदृश्य को थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने वाले बयान भी ऐसे देते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, 4-6 महीने के बाद सारी तस्वीरें सामने आएंगी। बिल्कुल, आगे आगे देखिए होता है क्या। नावेद साहब ने 4-5 शब्दों में कुल मिलाकर साफ कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति सबसे ज़्यादा विकट है। जब हम बीजेपी के खिलाफ एक किसी थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है, लेकिन यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा विकट स्थिति बनती है, क्योंकि अखिलेश यादव और उनके साथी यानी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर, ये उनके साथी एक तरफ खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, मायावती एक तरफ खड़ी हुई हैं, कांग्रेस अपने 2% 3% वोट के साथ ही सही, लेकिन लोकसभा में वो भी एक तीसरे कोने पर खड़ी हो जाती है त्रिभुज के। तो ये जब तक आपस में नहीं मिलेंगे या कोई रणनीति पोस्ट पोल प्री पोल नहीं बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ, तब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती मिलती हुई नहीं दिखती है। इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं वहां पर अगर 2019 को आधार माने और अगर बीजेपी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं भी करती है, सीटें कम भी करती हैं, तो बाकी राज्यों में वो इतने ज़्यादा चोटी पर खड़ी हुई है, टॉप पर बैठी हुई है कि वहाँ
अगर वो अपनी सीटें सस्टेन कर लेती हैं, उतनी ही सीटें ले आती है, तो फिर उसे 2000 माफ़ कीजिएगा, तो फिर उसे सत्ता से बाहर करने की कोई सूरत नज़र नहीं आती है। तो काफ़ी विकट स्थिति है अभी डगर जो है वो पनघट की बहुत कठिन है विपक्षी पार्टियों के लिए। लेकिन एक कवायद ज़रूर हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो कवायद जो सितंबर में शुरू हुई थी नीतीश कुमार की अगुवाई में वो मर गई हो, वो बार बार जिंदा होती है। तो शायद आने वाले 4-6 महीनों में हमें कोई सूरत दिखाई पड़े कि 2024 के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ क्या कोई इकट्ठा मोर्चा बनाती हैं विपक्षी पार्टियां, या फिर अलग अलग ही ताल ठोकती हैं। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के मद्देनजर इस सवाल का जवाब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमने आपसे यूट्यूब पर एक सवाल पूछा था दोस्तों कि क्या अखिलेश यादव का ये MNS के फॉर्मूला, यानी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार और KCR अखिलेश यादव, यानी ये 5 राज्य अगर एक साथ मिलते हैं 227 सीटों वाले, तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ कोई एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर पाएंगे? तो हमारे 80% दर्शकों का कहना है कि हाँ, अगर ये सब एक साथ आते हैं अपने अपने राज्य में, तो अपने अपने राज्य में भी मजबूती से लड़ते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर पाएंगे। तो खैर, आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये कहां पर जाती है ये तीसरे मोर्चे की कवायद, और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश, बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति लेकर आते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए नावेद शिको साहब, कबूल अहमद, अमीश राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।